Hello everyone, welcome back to the channel Vernac Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I'm back with another video for the class 12 board examination series and in this video हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिसमें आप सबको दिक्कत आती है, भर भर के कमेंट्स आते हैं इस चीज के लिए। तो आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ ये कंटेंट, ये टॉपिक। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत हेल्प करे और टॉपिक क्या है वो आप देख सकते हो पीछे। लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स एक ऐसी चीज है जो कहने को तो बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, लेकिन जिनकी भी इंग्लिश वीक है, जिनको आंसर राइटिंग में दिक्कत आती है, जिनको लिखने में प्रॉब्लम आती है, उनके लिए ये संजीवनी बूटी का काम कर देगी, इतना मान लो। कैसे वो बताऊंगा। सबसे पहली बात, आप जब भी आंसर राइटिंग करते हो, आप जब भी राइटिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करते हो, उसमें आपको हमेशा एक प्रॉब्लम आती है कि सर हम आंसर्स में लिख के तो सही आते हैं बट फिर भी मार्क्स नहीं मिलते बिकॉज प्रेजेंटेशन आपकी वीक हो जाती है। याद होगा आपको आंसर राइटिंग कैसे अच्छी करें, मैंने इसके ऊपर जब वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बहुत बार इस बात को बोला था कि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक आंसर के लिए। उसी प्रेजेंटेशन पे चार चांद लगाने के लिए हमारे पास हैं ये लिंकिंग वर्ड्स। अगर इनका यूज करोगे अपने नॉर्मल घिसे पिटे वाले वर्ड्स को थोड़ा साइड में रख के, आई गारंटी यू कि एग्जामिनर को इम्प्रेस करने में कहीं पे भी कमी नहीं रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर में सिर्फ ये लिख के आना है, आंसर को नहीं, आंसर लिखना है, लेकिन आंसर के पहले, बाद में, बीच में, ऊपर, नीचे, ये सारे वर्ड्स को अगर आप इन्वॉल्व कर दोगे 110% आपके मार्क्स कहीं भी कट नहीं होंगे। अगर आपका आंसर टू द पॉइंट है, अगर आपका आंसर फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, सिर्फ इनकी कमी रह जाती है आपके आंसर्स में, तो आज इस कमी को पूरा कर लेते हैं। कई सारे लिंकिंग वर्ड्स होते हैं। पहली बात तो अगर आप गूगल पे जाओगे देखने के लिए तो आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे दैट यू विल नॉट बी एबल टू यूज इवन अ सिंगल वन। इसीलिए मैंने काफी स्टडी करके ये सोच के कि भाई बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजें जो वो आसानी से ध्यान में रख भी सके, यूज भी कर सके, जिनके मतलब उन्हें समझ में आए, साथ ही साथ उनके मार्क्स भी पूरे के पूरे आ जाए। तो आपके सामने मैं कुछ पॉइंट्स लेके आया हूं। वी कैन सी वी हैव 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हियर। हमारे पास में 6 पॉइंट्स हैं यहाँ पे और इन्हीं 6 पॉइंट्स के ऊपर आपका सारा जो कहानी है वो टिकी हुई है। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं एडिशंस के साथ में। एडिशंस का मतलब आप जब भी आंसर राइटिंग करते हो, आंसर राइटिंग में आपको कई बार कोई एक पॉइंट लिखा आपने, आपको उसी पॉइंट में कुछ कुछ आगे जोड़ के लिखना है या फिर आपको उसी पॉइंट के आगे कुछ ऐड करके एक और बात बतानी है। अब इन दोनों बातों को आप दो तरीके से लिखते हो अभी तक। एक, आपने एंड का यूज किया और आपने एक ही सेंटेंस में दोनों को लिख दिया। दूसरा, आपने पहले लिखा एक सेंटेंस, फिर आपने नीचे लगाया देन, THEN, देन, और उसके आगे आपने दूसरा वाला सेंटेंस लिख दिया। जितने लोग भी ये काम करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि यस आई एम वन ऑफ देम। मुझे पता है बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, लाइन बाय लाइन सेंटेंस बनाते हैं। आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, यू जस्ट हैव टू यूज any one of these words instead of using and, instead of writing then again and again and again। इसको लिखने के बाद में आप अपना अगला पॉइंट लिख सकते हो। उनसे आपके दोनों पॉइंट्स एक साथ सबमर्ज हो जाएंगे, एक साथ में अलाइन हो जाएंगे एंड वो पढ़ने में बहुत अच्छे लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, Mr. Ram was a very positive person. Moreover, he was dedicated to correct the mindset of Delhi। समझ आ गया? मिस्टर रैम बड़े पॉजिटिव इंसान थे और तो और वो बहुत डेडिकेटेड थे दिल्ली का माइंडसेट सही करने के लिए। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव में मतलब कि आप एक पॉइंट लिख रहे हो, आपको उसी पॉइंट के साथ में एक ऐसा पॉइंट लिखना है जो उसके इक्वल है, लेकिन दोनों की इंपॉर्टेंस अलग अलग है। नहीं समझ आया? आसान भाषा में समझो। एक तरफ एक पॉइंट है जो कह रहा है कि मिस्टर लैम बहुत अच्छे पॉजिटिव इंसान थे, बड़ी अच्छी सोच थी उनकी। उसी टाइम पे आपको एक तरफ बताना है दिल्ली के बारे में। अब याद रखो, मिस्टर लैम और दिल्ली दो पर्सनालिटीज हैं। आप उनके बीच में एक ट्रैजेक्टरी लेके चल रहे हो कि भाई एक तरफ मिस्टर लैम, एक तरफ दिल्ली। बहुत कुछ सिमिलर है ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट से, लेकिन एक बहुत छोटा सा फर्क भी है। आप
मिस्टर लैम के बारे में बात कर रहे हो और डेरी के बारे में बात कर रहे हो तब तो ये हो गया कंपैरिजन। लेकिन अगर आप मिस्टर लैम के बारे में दो बातें कर रहे हो जो दो बातें आपस में कहीं ना कहीं थोड़ी अलग हैं, वहां पे आप यूज करोगे ऑल्टरनेटिव। कैसे? वेयर एज, अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो हम बना सकते हैं, बड़ा सिंपल सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर लैम, सॉरी, मिस्टर लैम वॉज अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, अ वेरी लाइवली पर्सन, बहुत जिंदा दिल इंसान थे। ऑल्दो ही फेल्ट लोनली व्हेन ही वॉज अलोन। अब यहां पे ऑल दो लगाते ही आपने क्या किया? दोनों पार्ट्स को जोड़ दिया, लेकिन दोनों पार्ट्स का मतलब क्या है? एक दूसरे से अलग है। दैट इज हाउ यू विल यूज दीज वर्ड्स। अगला है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर जब आप एक हम कह सकते हैं एक वर्डिक्ट देते हो। एक होता है ना कि अपना एक स्टेटमेंट आप देते हो कि भाई इस पॉइंट के ऊपर इन सारी बातों को देखते हुए ये एक बात हम कह सकते हैं, तब आप यूज कर सकते हो therefore, as a result of, consequently, thus, hence। ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो जब भी आप कोई भी कुछ तीन चार चीज बातों को एक साथ जोड़ के उसके ऊपर कोई एक स्टेटमेंट देने की इच्छा रखते हो, तब आप ये चीजें यूज कर सकते हो। अगला है कंट्रास्ट एंड कंपेयर। कंट्रास्ट एंड कंपेयर। कंट्रास्ट का मतलब दो चीजें जो बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, और कंपेयर का मतलब दो चीजों के बीच में जब एक तुलना की जाती है, कोई कंपैरिजन किया जाता है। काफी सिमिलर है इनके साथ, इनके लिए वर्ड जो है वो काफी एक जैसे ही यूज होते हैं। कन्वर्सली इसको आप यूज कर सकते हो कंट्रास्ट के लिए। डिस्पाइट इसको आप यूज कर सकते हो कंपेयर एंड कंट्रास्ट दोनों के लिए। हाउएवर इसको आप यूज करो कंपेयर के लिए, बहुत अच्छा रहेगा। आप इस तरह इन दोनों ही सेगमेंट्स को सेटिस्फाई कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। एग्जाम्पल की बात करें तो हम चलो ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिस्टर लैम यूज्ड टू लिव अलोन, हाउएवर टेरी lived with his family but he was a lonely person। अब यहाँ पे दो अलग अलग इंसानों की बात हो रही है, दो अलग अलग सिचुएशन की बात हो रही है, बट बीच में हाउएवर लगने से दोनों सेंटेंसेस आपस में कनेक्ट हो गए। आपको दो अलग अलग सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक में ही काम खत्म हो गया। एग्जाम्पल्स, यस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी तक आप लोग जब भी एग्जाम्पल लिखते हो तो आप कुछ बड़ी बेसिक गलतियां करते हो, जैसे कि आप बोल देते हो फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप लिख देते हो I.E, जिसे आप बोलते हो दैट इज, पर वो होता है इन एसेंस ऑफ। आई नो बहुतों को नहीं पता होगा, आज पता कर लो, इन एसेंस ऑफ। तीसरा आप लोग गलती करते हो E.G, उसका मतलब तो होता है एग्जाम्पल गिवन, पर इतना एब्रीविएटेड फॉर्म्स में आप इंग्लिश में नहीं लिखेंगे। आपका मैथमेटिक्स और साइंस नहीं है, इंग्लिश में एक्सप्रेशन के मार्क्स होते हैं, इसीलिए आप ये फॉर एग्जाम्पल बहुत पुराना है यार, छोड़ दो। सच एज बहुत पुराना हो चुका है, छोड़ो इसको, अपडेट करो अपने आप को। I.E या फिर E.G ये सब भी लिखना बंद कर दो। उसकी जगह पे कुछ बड़े सिंपल से तरीके लेके आया हूं आपके लिए, जैसे कि फॉर इंस्टेंस, नेमली, पर्टिकुलरली, नोटेबली या मेनली। इनमें से जो पढ़ने में अच्छा लगे, जो आपके दिमाग में रह सके, उसको दिमाग में सेव कर लो। एग्जाम में जहां पे भी लिखना हो फॉर एग्जाम्पल, सच एज, उनकी जगह पे इनको चिपका के आ जाओ। मार्क्स भी आपको चिपके हुए मिलेंगे अपनी आंसर शीट के ऊपर। लास्ट है, बट इसको कम मत समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह आपकी राइटिंग सेक्शन के रिपोर्ट राइटिंग में काम आएगा, या आपके लॉन्ग आंसर राइटिंग में, जहां पे आपको मैंने बताया था 3 से 4 पैराग्राफ्स में आंसर लिखना होगा, वहां पे बहुत काम आएगा। इसको हम बोलते हैं सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग का माने अपने आंसर को एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाना। ऑर्डर में लगाने के लिए कंटेंट तो चाहिए, साथ ही साथ नंबरिंग भी चाहिए। पढ़ने वाले को पता हो कि पहले ये है, बाद में ये है, उसके बाद में ये है, और आखिरी में ये है। इसीलिए इसको मैं आपको यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। सबसे पहला आप देख सकते हो फर्स्टली। फर्स्टली माने सबसे पहला। तो बहुत सारे बच्चे फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली यहां तक तो लिखते हैं, उसके बाद में फोर्थली तो लिख नहीं सकते, उसको छोड़ देते हैं। फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली की जगह पे क्या करो? फर्स्टली टू बिगिन विद,
सेकेंडली इन एडिशन या फिर एडिशनली, थर्डली फर्दरमोर, एंड लास्टली के लिए आप यूज कर सकते हो कंक्लूसिवली या फिर इन कंक्लूजन। इस तरह आप अपने लॉन्ग आंसर्स को, रिपोर्ट राइटिंग को बड़ा ही अच्छे से फ्रेम कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, एक्सपीरियंस के साथ में बोल रहा हूं, एग्जामिनर जब आपकी आंसर शीट पे ये सारे वर्ड्स को पढ़ता है तो उसके दिमाग में एक बात तो आती है कि यार इस बच्चे का जो एक्सप्रेशन का लेवल है, जिस तरह इसने अपने आंसर को एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में रखा हुआ है, जिस तरह इसने अपने आंसर को कनेक्ट किया है इन सारे वर्ड्स के थ्रू, दैट मीन्स इसकी एक्सप्रेशन की जो स्किल्स हैं, इसकी जो एक्सप्रेसिव आइडियाज हैं वो बड़े अच्छे हैं, बहुत टू द पॉइंट है। आपके मार्क्स उसी पॉइंट पे सिक्योर होने शुरू हो जाते हैं जब एग्जामिनर को ये ट्रस्ट हो जाता है कि इस बच्चे का एक्सप्रेशन का जो लेवल है वो बहुत अच्छा है। दैट इज वाई मैं ये सारे पॉइंट्स को एक साथ एक जगह पे रख लेके आया हूँ जस्ट फॉर यू गाइज, ताकि आपको इधर उधर अलग अलग वेबसाइट्स पे, गूगल पे जाके भटकना ना पड़े, कंफ्यूजन में अपना टाइम ना वेस्ट करना पड़े। दैट इज वाई आई ब्रॉट ऑल दिस पॉइंट्स फॉर यू हियर। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्रैक्टिस करना शुरू कर दो इन सबके साथ में, अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव होते हुए खुद देखोगे। और जब इम्प्रूव कर लेना तो कमेंट में बताना मत भूलना दैट यस आई इम्प्रूव माय आंसर राइटिंग with these pointers, with these great game changers. I hope you liked the video. If you did, please comment down in the comment section below and let me know. I'll see you in another video. Till then, take care, keep studying. Bye bye.